नमस्कार। आज हम आपके समक्ष फिजिक्स का दूसरा क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मैं रामू कुमार गिरी। आप लोगों को हम फिजिक्स की रेगुलर कक्षाएं प्रोवाइड कराते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको आवेश के बारे में बताया था, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताया था, आवेश उत्पन्न करने की 3 विधियां बताई थी। और हम आज दूसरी क्लास में हम आपको वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण पढ़ाएंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में आपको पहली हेडिंग डालना है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, या आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। मतलब वैद्युत आवेशों के कुछ मूलभूत गुण होते हैं, जिसमें पहला गुण क्या है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आप लोगों को हेडिंग डाल लेना है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। देखिए ये क्या होता है, पिछली कक्षा में हमने इसका वर्णन किया था, लेकिन अब मूलभूत गुण के बेसिस पर पुनः इसका अध्ययन करोगे। तो अगर दो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश का मतलब अगर सेम नेचर में है, पहला आवेश मान लीजिए कोई कण है जिस पर प्लस चार्ज है, ये कोई दूसरा कण है इस पर भी प्लस चार्ज है, तो माना जाएगा कि दोनों कण जो है वो सजातीय आवेशों के द्वारा युक्त हैं। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, पहला चार्ज माइनस का है और दूसरे कण पर भी चार्ज माइनस का है, तब इनके बीच प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, रिपल्सन का फोर्स कार्य करेगा। अगर दो चार्ज सेम नेचर में है तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ये बात आप लोगों को भली भांति पता हो जाना चाहिए। लेकिन अगर एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन समझिए, अगर पहला चार्ज प्लस का है और दूसरा जो चार्ज है वो माइनस का है, मतलब दोनों चार्ज अपोजिट नेचर में है, तब इनके बीच आकर्षण का बल कार्य करेगा, तब इनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स कार्य करेगा। या पहला माइनस हो दूसरा क्या हो, दूसरा प्लस हो, तब भी इनके बीच आकर्षण का बल कार्य करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर दो चार्ज सेम नेचर में है, सेम नेचर का मतलब अगर दो चार्ज या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, एक प्लस है दूसरा माइनस है, पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। मतलब अपोजिट जेंडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक ये तुमको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि जैसे सामाजिक तौर पर देखिए कि अपोजिट नेचर जेंडर जो है अट्रैक्ट करते हैं, सेम जेंडर जो है क्या करते हैं, रिपल करते हैं। वैसा ही व्यवहार इन आवेशों के बीच में, इन चार्जों के बीच में पाया जाता है। सेम नेचर में चार्ज अगर होंगे एक दूसरे के निकट तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। कहने का मतलब ये इस पर बाहर की ओर फोर्स लगाएगा, ये इस पर इस डायरेक्शन में अर्थात बाहर की ओर फोर्स लगाएगा। इसी प्रकार से ये भी एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट नेचर में आ जाते हैं तो एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाने लगते हैं, अर्थात एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं इस प्रकार से। तो ये बात अब आप क्लियर हो गई है। अर्थात भाषा आप लोग लिख सकते हो, या हमने पहले बताई है, दोबारा हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए देखते हैं वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण के आधार पर इसका दूसरा गुण क्या है। अब दूसरी नंबर 2 में आप पढ़ोगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का नियम या आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या होता है समझिए। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर
स्थानांतरित अर्थात ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए जैसे एक वस्तु ए है, ये दूसरी वस्तु क्या है, बी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकालकर इस वस्तु पर पहुंचा दें तो यहाँ धन चार्ज आ जाएगा। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है और किसी विलगित निकाय का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है कांस्टेंट होता है। किसी विलगित निकाय का कुल जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। कैसे संरक्षित रहता है, इसके अंतर्गत हम आपको एक दो एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए हम जो पहला एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, यदि कांच की छड़ को, मान लीजिए आपके पास ग्लास की राड है और ये रेशम का बना हुआ कपड़ा है, ये रेशम का बना हुआ कपड़ा है, कांच की क्या है, छड़ है, ये कोई कांच की छड़ है। तो यदि ये देखिए ये कांच की छड़ है आपके पास, ये कोई रेशम का मान लीजिए कपड़ा है। यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिया जाए, यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिया जाए तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर, तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर रेशम पर चले जाते हैं या रेशम की ओर चले जाते हैं, रेशम पर चले जाते हैं। यदि कांच की छड़ तथा रेशम को आपस में रगड़ा जाए तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन टूटकर कहां चले जाते हैं, रेशम पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पर धन आवेश उत्पन्न होता है और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा जो है ये क्या हो जाता है, ये ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन अगर कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को एक समूह माना जाए, एक निकाय माना जाए, तो क्या होगा, तो इनका नेट चार्ज जीरो है। नेट पहले भी जीरो था, पहले जब हम इनको आपस में नहीं रगड़े थे तो क्या था, तो न पहली वस्तु पर कोई आवेश था न दूसरी वस्तु पर कोई आवेश था। लेकिन रगड़ने के बाद दोनों वस्तुओं पर आवेश आ गया। लेकिन इसका परिणाम देखो क्या होगा। जैसे मान लीजिए पहली छड़ पर, कांच की छड़ पर प्लस का 4 कूलम धन आवेश आया, तो रेशम के कपड़े पर इतना ही माइनस का चार्ज आ गया होगा। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे, तो नेट चार्ज इस निकाय का, इस समूह का जो नेट होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो इस प्रकार से आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल और केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। और किसी विलगित निकाय का कुल चार्ज क्या रहता है, नियत रहता है। अगर इसे एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं, जैसे ये कोई निकाय है, समूह है, ये 3 कणों से मिलकर बना है। कितने कणों से मिलकर बना है, 3 कणों से मिलकर बना है। पहला कण ए है, दूसरा कण बी है, तीसरा कण क्या है, सी है, एक चौथा भी कण ले लेते हैं, मान लीजिए डी है। देखिए इस पर मान लीजिए +5 कूलम चार्ज है, इस पर -3 कूलम चार्ज है, इस पर +7 कूलम चार्ज है, इस पर 2 कूलम चार्ज है माइनस का। तो इसका टोटल चार्ज कितना हुआ, प्लस वाला आपस में ऐड कर लीजिए, 5 और 7 12 होगा और 3 दो क्या हो गया, 5 हो गया। तो जो नेट चार्ज है 12 से 5 अगर हम घटाएंगे तो हमको 7 प्राप्त होगा। अब क्या होगा, अगर इसमें एक कण दूसरे कण को कुछ आवेश दे दे, मान लीजिए इसकी नई पोजीशन है, पहला वाला कण है, दूसरा कण है, तीसरा कण है, चौथा है, ए है, बी है, सी है, डी है। पहले कण पर मान लीजिए किसी कारणवश 4 कूलम चार्ज हो गया, यहाँ पर -2 कूलम चार्ज हो गया, यहाँ पर +8 हो गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये बात समझिए। इस चौथे कण पर, या इसको ये मान लीजिए, इस पर मान लीजिए +8 है, तो इस चौथे कण डी पर कितना चार्ज होना चाहिए, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको पहले से पता है कि इसका टोटल एडिशन एल्जेब्रिक सम ऑफ होल सिस्टम कितना है, 7 है, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ होल सिस्टम इसका भी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। देखिए कितना हो रहा है, 8 4 कितना हुआ, 12, 8 और 4 प्लस का कितना होगा, 12, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, 10, लेकिन होना कितना चाहिए, 7। तो इसका मतलब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 7 आ जाए, तो क्या बताओगे, 3 बताओगे। 3 बताने का मतलब नेट कितना आया,
दोनों का परिणामी 7 आया, तो इसका मतलब इस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -3 कूलाम होगा। तो इस प्रकार से इसका भी जो नेट होगा वो कितना होगा, 7 होगा। कहने का मतलब ये है, एक कण से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन किसी निकाय का, किसी समूह का, किसी आइसोलेटेड सिस्टम का जो कुल आवेश होता है वो हमेशा एक नियतांक होता है। अब ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल इस पर बताते हैं। अगली हेडिंग डाल लेना आप लोग, आवेश संरक्षण के अंतर्गत युग्म उत्पादन। ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत अगली हेडिंग पढ़ोगे। ये दूसरी है, पहली हेडिंग हमने आपको इसका एग्जाम्पल बताया है कांच की छड़ और रेशम के बारे में। इसका दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, समझिए पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। पहले थोड़ा इसके बारे में एक प्रिंसिपल समझ लेना। मैक्सवेल प्लांक ने बताया, अर्थात प्लांक के अनुसार प्रकाश जो होता है निश्चित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश निश्चित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। इन पैकेटों को या इन बंडलों को फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। प्रकाश निश्चित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। इन पैकेटों को, इन बंडलों को फोटान कहते हैं। प्रत्येक फोटान की एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे क्वांटा कहते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश की किरणों में कुछ किरणें जो होती हैं वो एक्स रेज है, कुछ क्या है गामा रेज है, कुछ अल्ट्रावायलेट है, कुछ विजिबल रीजन की है। तो इस प्रकार से अगर कोई गामा किरण का कोई फोटान है, किस किरण का, अगर कोई फोटान है वो किस किरण का हो, गामा किरण का हो, तब देखिए क्या होगा युग्म उत्पादन में। तो युग्म उत्पादन में यदि कोई गामा किरण फोटान किसी भारी नाभिक से, हैवी न्यूक्लियस से, भारी नाभिक से टकराता है, जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटान किसी भारी नाभिक से टकराता है तो यह नाभिक के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो यह नाभिक के द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक इसका एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है। इस घटना को हम युग्म उत्पादन कहते हैं। भाषा दोबारा समझ लो। जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटान, ऊर्जित मतलब जिसके पास पर्याप्त एनर्जी हो, जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटान किसी भारी नाभिक से टकराता है तो वह नाभिक के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है और इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। तो इस घटना के जस्ट पहले देखिए, गामा किरण फोटान के पास ऊर्जा तो है और इसकी मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 1.02 MeV, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे कम ऊर्जा होगी गामा किरण फोटान की तब यह घटना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन पूछता है युग्म उत्पादन के लिए गामा किरण फोटान की कम से कम या न्यूनतम ऊर्जा क्या होनी चाहिए, तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए 1.02 MeV या 1.02 MeV। तो आप लोग अब हाँ यहाँ पर एक बात समझ लेना कि इस घटना के पहले जो नेट चार्ज था, ऊर्जा तो थी इसके पास लेकिन इसका नेट चार्ज यानी इस पर कोई आवेश नहीं था, तो चार्ज जो था घटना के पहले क्या था, 0 है। घटना के बाद 2 मास पार्टिकल तो बने इसकी ऊर्जा से, आइंस्टीन के अनुसार E = mc² से ये जो एनर्जी है मास में कन्वर्ट हुई, लेकिन जो नेट चार्ज है वो 0 है। क्यों, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा उतना ही पॉजिट्रॉन पर होगा, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होगा, तो नेट यहाँ भी क्या है, 0 है। इस प्रकार चार्ज कंजर्वेटेड रहता है, अर्थात चार्ज संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है। अब इसी के अंतर्गत हम तीसरा एग्जाम्पल आपको बताएंगे, युग्म विनाश, पेयर एनाइलेशन। युग्म विनाश, ये सब आप आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। युग्म विनाश, पेयर एनाइलेशन,
युग्म विनाश, युग्म विनाश देखिए क्या होगा, युग्म उत्पादन के अपोजिट घटना का नाम युग्म विनाश होता है। जैसे जब एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो वो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इनके द्रव्यमानों से दो गामा किरण फोटॉन उत्पन्न होते हैं, तथा इनके द्रव्यमानों से क्या होता है, दो गामा किरण फोटॉन उत्पन्न होते हैं। इस घटना को युग्म विनाश कहते हैं। एक बार दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो वह एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इनके द्रव्यमानों से दो गामा किरण फोटॉन उत्पन्न होते हैं। इस घटना को युग्म विनाश कहते हैं। अब घटना के पहले नेट चार्ज क्या है, जीरो। क्यों, जितना इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव है उतना ही पॉजिट्रॉन पर क्या है, पॉजिटिव है, तो नेट क्या हुआ, जीरो, प्लस माइनस बैलेंस हो गया। और गामा किरण फोटॉन के पास ऊर्जा होगी, चार्ज कोई नहीं होगा, तो इनका भी नेट क्या हुआ, जीरो। तो घटना के पहले भी नेट चार्ज जीरो है, घटना के बाद भी नेट चार्ज जीरो है, तो यानी आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आया, जीरो से जीरो ही रहा। इसका मतलब आवेश जो है वो कंजर्वेटेड है, यानी आवेश जो है वो संरक्षित है। अब आप वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण के आधार पर हम इसकी तीसरी हेडिंग बताते हैं आपको। दो हेडिंग हमने कंप्लीट कर दी है। पहली हेडिंग में आपको आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बताया आवेशों का, दूसरी में बताया आवेश का संरक्षण, और अब हम तीसरी हेडिंग के अंतर्गत आपको वैद्युत आवेशों की योज्यता के बारे में बताएंगे। वैद्युत आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वैद्युत आवेशों की योज्यता क्या होता है, वैद्युत आवेशों की योज्यता कहें या जोड़ना कहें, लेकिन ये एल्जेब्रिक सम होता है। यदि कोई निकाय, निकाय का मतलब समझ लेना दिमाग में, निकाय का मतलब समूह होता है, निकाय का मतलब समूह होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। यदि कोई निकाय विभिन्न विभिन्न कणों से मिलकर बना है, विभिन्न आवेशित कणों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय विभिन्न आवेशित कणों से मिलकर बना है तो उस निकाय का कुल आवेश, उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। देखिए जैसे मान लीजिए इसमें कई कण हैं, इस निकाय में कई कण हैं, पहले कण पर प्लस का Q1 चार्ज है, दूसरे पर मान लीजिए माइनस का Q2 है, तीसरे पर प्लस का Q3 है, प्लस का Q4 है, माइनस Q5 है, माइनस Q6 है, प्लस Qn है, ये कोई nवां कण है। तो इसका अगर हम कुल आवेश देखेंगे तो कुल आवेश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनका सबका अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा, यानी नेट चार्ज या टोटल चार्ज ऑफ होल बॉडी इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो करेंगे प्लस, लेकिन ये किस साइन का चार्ज है, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, साइन के सहित, चिन्ह के सहित अगर जोड़ा जाएगा तो इसको हम बीजगणितीय जोड़ कहेंगे। Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 माइनस Q6 प्लस सो ऑन प्लस Qn। तो ये इस होल बॉडी का टोटल चार्ज हो गया। अर्थात दोबारा इसकी भाषा में रिपीट करते हैं, यदि कोई निकाय भिन्न भिन्न आवेशित कणों से मिलकर बना है, यदि कोई निकाय भिन्न भिन्न आवेशित कणों से मिलकर बना है तो उस निकाय का कुल आवेश कैपिटल Q निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसकी तीसरी हेडिंग पढ़ेंगे। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण के आधार पर। चौथी हेडिंग या चौथी प्रॉपर्टी इसकी पढ़ेंगे, आवेश पर वेग का प्रभाव, आवेश पर वेग का प्रभाव।
आवेश पर वेग का प्रभाव। इंग्लिश में लिखना चाहना तो लिख लेना, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, आवेश पर वेग का प्रभाव क्या पड़ता है। यदि ये कोई कण है, यदि कोई कण है मान लीजिए ए, इस पर चार्ज क्या है प्लस क्यू, और ये रेस्ट की पोजीशन में है अर्थात विराम की अवस्था में है, उस कंडीशन में इस पर प्लस क्यू चार्ज उपस्थित है। लेकिन यदि यही कण ए किसी निश्चित वेग से गति करने लगे, मान लीजिए इसका वेग हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, तब भी इस पर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कितना रहेगा। अगर पहले से चार्ज 20 कूलाम है तो अब भी चार्ज इस पर क्या रहेगा, 20 कूलाम ही रहेगा। अर्थात किसी कण के आवेश पर उसके वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए आवेश रेस्ट में है तो 10 कूलाम चार्ज है, आवेश गतिमान हो गया तब भी 10 कूलाम चार्ज रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश चाहे स्थिर हो चाहे गतिकीय अवस्था में हो, जो आवेश उसका प्रारंभिक है वही आवेश उसका अंतिम होगा, आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिख लेना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है समझिए, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा एक न्यूनतम निश्चित आवेश की पूर्ण गुणक होती है। यानी एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज माड ही आपको हमने पहले बताया है, माड इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अर्थात किसी वस्तु पर जो कम से कम चार्ज हो सकता है, कहने का मतलब ये इससे कम चार्ज किसी वस्तु पर नहीं हो सकता है। क्वार्क आदि कणों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, बाकी जो मौलिक कण है, मूल कण है, उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कम से कम उन पर कितना आवेश हो सकता है, प्लस माइनस, या तो प्लस का 1.6×10⁻−19 कूलाम होगा या माइनस का 1.6×10⁻−19 कूलाम होगा। तो किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणक होती है, और इस निश्चित न्यूनतम मान को माडी कहते हैं, अर्थात बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू ध्यान रखना, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। तो किसी वस्तु पर जो चार्ज होता है कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, हम भी इसको लिख सकते हैं, क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, जहां n एक इंटीजर नंबर है अर्थात एक पूर्णांक है, जहां n एक क्या है, पूर्णांक है, तथा E क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश हो सकता है, पूर्णांक का मतलब जैसे n का मान 1 2 3 100 इस प्रकार से लिए जाएंगे। किसी वस्तु पर तो आवेश का मान क्या हो सकता है, या तो प्लस माइनस n का मान 1 डालोगे तो 1 ही हो जाएगा, n का मान 2 डाल देंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, n का मान 3 डालेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, 3 ही होगा, n का मान 4 डालेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, 4 ही होगा, प्लस 1 इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश का मान E का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का थोड़ा और गंभीरता से समझ लीजिए, अर्थात किसी वस्तु पर जो चार्ज है वो 1 प्लस माइनस 1.5 ई, प्लस माइनस 3/2 ई, प्लस माइनस 5/7 ई फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी वस्तु को जब आवेशित करते हैं तो पिछली कक्षा में हमने आपको बताया है कि या तो वस्तु से हम कुछ इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार से तोड़कर बाहर निकाल लेते हैं, या कहीं बाहर चलाकर कुछ इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट पर डाल देते हैं, जिससे वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनों को एक
कंप्लीट नंबर में निकाल सकते हैं तो आवेश फ्रिक्शनल नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल की मदद से आपको हम बताते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, किसी वस्तु पर जो चार्ज होगा वो Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। मान लीजिए एक वस्तु ये है, यहां से आप या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे या 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे या 20 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। ऐसा संभव नहीं होगा कि आप यहां से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है, तोड़ करके नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए जब कंप्लीट नंबर में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जो किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होगा या किसी वस्तु पर जो आवेश की कमी या अधिकता होगी वो इलेक्ट्रॉनों के बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के कह लीजिए गुणक में ही होगी, क्योंकि आप या तो यहाँ से कंप्लीट नंबर में जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो किसी वस्तु पर कंप्लीट नंबर में ही चार्ज आएगा। अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं दूसरा, कि किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दे रखा है 8.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है 8.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तीसरे ऑप्शन में दे रखा है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और चौथे ऑप्शन में दे रखा है 10.2 या 10.2 10⁻⁻19 कूलम। कौन सा करेक्ट होगा? अब कौन सा करेक्ट होगा, इसके लिए जो चार्ज किससे डिवाइड हो जाए, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज से। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज माडी क्या होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके मल्टीपल में जो आ जाए, इसके मल्टीपल में जो संख्या आएगी वही किसी वस्तु पर चार्ज हो सकती है। देखिए, इसके मल्टीपल में ना तो ये आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ये आएगा। क्यों आएगा? अगर हम 16 का टेबल इसमें लगाएंगे तो कितनी बार लगेगा? कंप्लीट 6 बार लगेगा। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएंगी। या दूसरी भाषा में समझ लीजिए, इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 9.6 आएगा। अब ये क्या है? यही तो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। तो इसको हम लिख लिया 6 और इसको क्या लिख लेंगे, इसको E लिख लेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज हो गया? 6 ही चार्ज हो गया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अगली कक्षा में हम आगे की चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।